Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Locomotion and Movement, and in today's session we are going to discuss the question number 3. So the question is describe the important steps in muscle contraction. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन के इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताने हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म हमें एक्सप्लेन करती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो कि हमें कहती है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है थिन फिलामेंट्स की थिक फिलामेंट्स के ऊपर स्लाइडिंग की वजह से. क्लियर. अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की डेफिनेशन हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखी थी और वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि हम इसके बारे में डिटेल में क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे. तो यहाँ पे हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, जो कि हमें एक्सप्लेन करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म. इसके अकॉर्डिंग जब थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट पे स्लाइड करते हैं तब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है. अब थिन फिलामेंट्स बेटा बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन के और थिक फिलामेंट्स बने होते हैं मायोसिन प्रोटीन के. तो अगर हमें इनकी स्लाइडिंग करानी है तो हमें इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. तो पहले हम बात कर लेते हैं मायोसिन और एक्टिन के स्ट्रक्चर के बारे में. तो बेटा सबसे पहले देखते हैं मायोसिन का स्ट्रक्चर. मायोसिन बनाता है थिक फिलामेंट. मायोसिन बेटा एक हेक्सामर है, यानी ये 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होगा. इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट है वो होती है मीरोमायोसिन, यानी एक मायोसिन फिलामेंट 6 मीरोमायोसिन से जुड़ के बनता है. अब इनका अरेंजमेंट देख लेते हैं कैसे होता है. तो बेटा इन 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का यानी 6 मीरोमायोसिन का अरेंजमेंट 2 हेवी चेन्स और 4 लाइट चेन्स की फॉर्म में होता है. तो इसका डायग्राम हमारी एनसीईआरटी में भी दिया है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है. ठीक है. तो इसमें 2 रीजन्स होते हैं, एक टेल रीजन और एक हेड रीजन. ये है बेटा हमारी दोनों हेवी चेन्स. अब जो 4 लाइट चेन्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं हेड रीजन में इस तरह से. ये है हमारी 4 लाइट चेन्स. क्लियर. तो टेल रीजन को हम बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन और हेड रीजन को बोलते हैं हेवी मीरोमायोसिन. क्लियर. अब ये जो हेड रीजन होता है बेटा, यहाँ पे 2 साइट्स और प्रेजेंट होती हैं. एक होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट और एक होती है एटीपी बाइंडिंग साइट. एक्टिन बाइंडिंग साइट वो साइट होगी जो कि एक्टिन से जुड़ेगी और एटीपी बाइंडिंग साइट वो होगी जहां पे एटीपी प्रेजेंट होगा. क्लियर. तो ये होता है मायोसिन का स्ट्रक्चर, जो कि थिक फिलामेंट बनाता है, जो कि एक हेक्सामर है, यानी 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है और इसकी मोनोमेरिक यूनिट है मीरोमायोसिन. ये 2 फॉर्म में अरेंज रहता है, हेवी चेन्स एंड लाइट चेन्स. 2 हेवी चेन्स होती हैं जिसमें टेल और हेड रीजन होता है और 4 लाइट चेन्स होती हैं. हेड रीजन में एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है. अब देख लेते हैं बेटा एक्टिन का स्ट्रक्चर. एक्टिन बनाता है थिन फिलामेंट. अब ये जो एक्टिन होता है ये फर्दर 3 टाइप के पॉलीपेप्टाइड से मिलके बनता है. एक होता है एफ एक्टिन, एक होता है ट्रोपोमायोसिन और एक होता है ट्रोपोनिन. इसमें जो एफ एक्टिन होता है बेटा ये कुछ इस तरह से अरेंज रहता है. क्लियर. इसके बीच में प्रेजेंट होता है हमारा फाइब्रस ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन बेटा फर्दर 3 सब यूनिट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसमें एक होती है टीपीटी जो कि ट्रोपोनिन को ट्रोपोमायोसिन से जोड़ती है, एक होती है टीपीसी जिसपे कैल्शियम आयन आके जुड़ता है और एक होती है टीपीआई जो कि एक्टिन को मायोसिन से बाइंड करने से इनहिबिट करती है. क्लियर. तो ये है एक्टिन का स्ट्रक्चर जिसमें एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन प्रेजेंट है. ट्रोपोनिन फर्दर 3 सब यूनिट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है. अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलती है बेटा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन तब होगा जब एक्टिन और मायोसिन स्लाइड करेंगे, यानी एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा. तो यानी अगर एक्टिन को मायोसिन पे स्लाइड करना है तो एक्टिन को मायोसिन से जुड़ना पड़ेगा. तो यानी कि एक्टिन पे भी मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होनी चाहिए, जैसे कि मायोसिन पे एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है. तो एक्टिन पे जो बेटा मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है वो ट्रोपोनिन से मास्क्ड है. यानी अगर एक्टिन को मायोसिन से बाइंड करना है तो इस मायोसिन बाइंडिंग साइट को फ्री करवाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ट्रोपोनिन को मूव करवाना पड़ेगा. सिमिलरली बेटा मायोसिन में भी जो एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है वो इस एटीपी की वजह से मास्क होती है. यानी अगर हमें मायोसिन को भी एक्टिन से बाइंड करवाना है तो इस एटीपी को मूव करवाना पड़ेगा. तो अब देख लेते हैं कि ये कैसे होता है. इसको समझते हैं बेटा एक मसल फाइबर के डायग्राम से. तो सपोज ये आपका एक मसल फाइबर है, यानी एक मसल सेल है.
ये जो मसल फाइबर होते हैं बेटा, इनमें ये टी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये टी ट्यूब्यूल क्या है, तो आप देखिए ऊपर मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं, उसमें मैंने ये इनवेजिनेशंस दिखाए हैं। तो इनको ऊपर से देखेंगे तो ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसी को बोलते हैं बेटा टी ट्यूब्यूल। तो ये जो पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म है ये स्टार्ट होता है सीएनएस से, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बेटा सिग्नल्स आते हैं एक्सॉन से, जो कि साइनेप्टिक नॉब पे सिग्नल्स देते हैं, और फिर वहां से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। तो जब ये एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है तो सार्कोलेमा की डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन में क्या होता है बेटा, Na+ का इन्फ्लक्स होता है। तो इस पूरे ट्यूब्यूल में Na+ का इन्फ्लक्स होगा, तो हमारे मसल फाइबर में बहुत सारे Na+ चले जाएंगे। इन Na+ के आने की वजह से जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये रिलीज करेगा बेटा Ca2+ आयन, यानी Ca++ आयन। तो यहाँ पे जो हमारा एक्टिन प्रेजेंट होगा, इस एक्टिन पे जो हमारा ट्रोपोनिन प्रेजेंट होगा, जो कि 3 सब यूनिट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसमें से एक टीपीसी होता है। तो ये कैल्शियम आयन इस टीपीसी से आके जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से ट्रोपोनिन में चेंजेस होंगे और ट्रोपोनिन एक्टिन से हट जाएगा और यहाँ पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो फ्री हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से हमारे एक्टिन की जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो फ्री हो गई, पर अभी मायोसिन की तो नहीं हुई। तो अब मायोसिन की बात कर लेते हैं। मायोसिन में क्या होगा, तो यहाँ पे हम एक मायोसिन बना लेते हैं। सो दिस इज योर मायोसिन। मायोसिन में यहाँ पे एटीपी प्रेजेंट है, एटीपी को हटाना है। तो क्या होगा बेटा, इस एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस होगा तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या रिलीज होता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पीआई। तो जब बेटा एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा तो एटीपी टूट गया, यानी अब एटीपी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो मायोसिन पे प्रेजेंट एक्टिन बाइंडिंग साइट फ्री हो गई। तो यानी अब एक्टिन आके यहाँ पे जुड़ सकता है। अब एटीपी के हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई, इस एनर्जी को यूज करते हुए बेटा जो मायोसिन होगा वो एक्टिन से जुड़ जाएगा और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करेगा। इसकी वजह से ये जो हाइड्रोलिसिस हुआ, मायोसिन के हेड को एक झटका लगेगा और ये मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो एक्टिन इस पे स्लाइड करेगा, क्योंकि वो आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो यहाँ पे बना इसको बोलते हैं बेटा क्रॉस ब्रिज। ठीक है, तो अब वो मूवमेंट शो कर देते हैं हम। ऐसा कुछ दिखेगा, पहले ये यहाँ था, अब ये इधर की तरफ मूव हो गया और इस पे कौन प्रेजेंट है, एक्टिन। क्लियर? तो ये स्लाइड हो गया। अब ये जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होंगे ये हेड से बाहर चले जाएंगे और यहाँ पे दोबारा से जो हमारी एटीपी की साइट है वो खाली हो जाएगी। तो अगर वो खाली हो जाएगी तो यहाँ पे दोबारा से एटीपी आ जाएगा, और यहाँ पे अभी तो एक्टिन प्रेजेंट है, बट जैसे एटीपी आ जाएगा तो वापस से इनकी अनबाइंडिंग हो जाएगी और ये दोनों अलग हो जाएंगे और ये जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो अब रिलैक्स हो जाएगी। क्लियर? समझे? एक बारी दोबारा देख लेते हैं क्या हुआ। सीएनएस से आए सिग्नल, उन्होंने एसिटाइलकोलाइन को रिलीज किया। एसिटाइलकोलाइन के रिलीज होने की वजह से सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ, जिसकी वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट हो गया। उसने Ca2+ को रिलीज किया, जो कि जाके जुड़ गए टीपीसी से। टीपीसी से जब वो जुड़े तो ट्रोपोनिन एक्टिन से हट गया, जिसकी वजह से मायोसिन बाइंडिंग साइट फ्री हो गई। मायोसिन में एटीपी प्रेजेंट था, एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, तो जब वो हाइड्रोलिसिस हुआ तो एटीपी हट गया, जिसकी वजह से एक्टिन बाइंडिंग साइट फ्री हो गई। जब ये हट गया तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुए। इस एनर्जी को यूज करते हुए मायोसिन एक्टिन से जुड़ गया और क्रॉस ब्रिज बन गया। फिर ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मूव करेंगे, साथ ही साथ ये जो हमारा मायोसिन का हेड होगा ये भी मूव करेगा, तो एक्टिन इस पे स्लाइड करेगा। फिर जब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाएंगे तो एटीपी वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा और एक्टिन मायोसिन से हट जाएगा। इसको बोल देंगे रिलैक्सेशन। क्लियर? तो ये था बेटा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। एक बारी इसको हम इस वाले डायग्राम से भी देख लेते हैं। देखो क्या हुआ, ये हमें एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पे हमारा एटीपी प्रेजेंट था हमारे मायोसिन के हेड में, ये, और यहाँ पे एक्टिन अभी जुड़ा नहीं है, तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन गए। फिर यहाँ पे एक्टिन मायोसिन से जुड़ गया तो क्रॉस ब्रिज बन गया। फिर जब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकले तो स्लाइडिंग हुई, और फिर जब एटीपी वापस आ गया हेड में तो फिर से ब्रेकेज हो गया।
ठीक है, ये होता है बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? सो आंसर नंबर 3 इज मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी व्हिच स्टेट्स दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट्स। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज CNS वाया अ मोटर न्यूरॉन। तो हमने अभी देखा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कब स्टार्ट होता है, जब CNS से सिग्नल आते हैं। अ मोटर न्यूरॉन along with the muscle fibers connected to it constitute a motor unit। तो जब मोटर न्यूरॉन मसल फाइबर से कनेक्ट करता है तो उसको हम एक मोटर यूनिट बोलते हैं। द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और जहां पे ये कनेक्ट करते हैं उस जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीजेस अ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन व्हिच जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। जब न्यूरल सिग्नल आएगा तो वहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा जिसको एसिटाइलकोलिन बोलते हैं। वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा सार्कोलेमा में, जिसमें सार्कोलेमा की डिपोलराइजेशन होगा और Na+ का इन्फ्लक्स होगा। दिस स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द सार्कोप्लाज्म, जिसमें हमने देखा था कि जब Na+ का इन्फ्लक्स होगा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट हो जाएगा और कैल्शियम आयन रिलीज करेगा सार्कोप्लाज्म में। इंक्रीज इन Ca2+ लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन on actin filaments and thereby remove the masking of active sites for myosin। तो जब Ca2+ सार्कोप्लाज्म में इंक्रीज हो जाएगा तो वो एक्टिन पे प्रेजेंट TPC साइट से जुड़ जाएगा और उससे अनमास्किंग हो जाएगी मायोसिन बाइंडिंग साइट की। क्लियर? देन यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम ATP हाइड्रोलिसिस द मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। और फिर हमने वहां पे देखा था कि मायोसिन के हेड में ATP प्रेजेंट था, उसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो वहां पे जो एनर्जी रिलीज हुई उसको यूज करते हुए क्रॉस ब्रिज बन गया, यानी मायोसिन का हेड एक्टिन से जुड़ गया। दिस पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ A बैंड। इसी को हम बोलते हैं स्लाइडिंग। द Z लाइन अटैच्ड टू दीज एक्टिन्स आर आल्सो पुल्ड इनवर्ड्स thereby causing a shortening of the sarcomere। और जब ये स्लाइडिंग होती है, पुलिंग होती है तो Z लाइन भी अंदर की तरफ पुल होते हैं और सार्कोमेयर छोटा हो जाता है, जिसी को बोलते हैं बेटा हम कॉन्ट्रैक्शन। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप्स दैट ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ मसल दैट इज कॉन्ट्रैक्शन द I band gets reduced whereas the A bands retain the length। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तो I band छोटा होता है और A band की लेंथ वैसी ही रहती है, क्योंकि मायोसिन थोड़ी ना मूव हुआ, मायोसिन का सिर्फ हेड मूव हुआ पर एक्टिन मूव हुआ। Then the myosin releasing the ADP and phosphate group goes back to its relaxed state. A new ATP binds and the cross bridge is broken. The ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of cross bridge formation and breakage is repeated, causing further sliding. और ये cycle चलती रहेगी। The process continues till the Ca+ ions are pumped back to the sarcoplasmic cisternae, resulting in the masking of actin filaments। और ये कब तक चलेगा? जब तक Ca2+ वापस sarcoplasmic cisternae में नहीं चले जाते, और जब Ca2+ चले जाएंगे तो वापस से एक्टिन फिलामेंट पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट थी उसकी मास्किंग हो जाएगी। दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ Z लाइंस बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज रिलैक्सेशन। द रिएक्शन टाइम ऑफ फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स। क्लियर? देन हम ये डायग्राम भी बना देंगे। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू।